चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा कैसे हैं आप सब? आई होप सो सभी ठीक हो। देखिए, आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ग्लोबलाइजेशन। राइट, वी हैव डिस्कस टू टॉपिक, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, एंड आई होप सो कि आपने प्रॉपर तरीके से उनको रिवाइज किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है अभी तक रिवाइज, तो बेटा प्लीज यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, पब्लिक वीडियोज हैं। इनको बार बार रिवाइज करा, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेजेबल चैप्टर है, एक ही बारी में पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जितनी बार हो सके रिवीजन करते रहो। ज्यादा मिनट की वीडियोस नहीं है, आधे आधे घंटे की वीडियोस हैं, प्रॉपर रिवीजन करते रहो, सो दैट कि जब आप एमसीक्यू के पेपर में बैठो तो आपको बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली क्लियर हो, जल्दी से पेपर सॉल्व करके आ जाओ। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, इसको डिस्कस करते हैं ना। सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको, और उससे पहले एक सिचुएशन सुनिएगा। कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन का सिचुएशन क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, जब हम आजाद हुए, इंडिया गॉट फ्रीडम, कब हमें आजादी मिली? वी गॉट फ्रीडम इन ईयर 1947। ठीक है जी, 1947 में हम आजाद हुए। और इसके बाद एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बना कि किस तरीके से आगे अर्थव्यवस्था को चला जाए, इकोनॉमी को किस तरीके से चला जाए, और कौन सी पॉलिसीज बनाई जाए, और कौन से सेक्टर का डोमिनेंस रखा जाए। इकोनॉमिक को लेके बहुत सारे डिसीजन लिए गए बेटा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया जिसमें डोमिनेंस था पब्लिक सेक्टर का। गुड इवनिंग बेटा, लेट कैसे आ रहे हो आप? इस संडे टेस्ट है आपका इकोनॉमिक्स का, ठीक है? चैप्टर्स मेरे से बाद में पूछ लेना। देखो भैया, इंडिया आजाद हुआ 1947 में, ठीक है? और उसके बाद हमने इकोनॉमिक प्लानिंग को एक तरीके से इकोनॉमिक प्लान किया, किस तरह से इकोनॉमी एक्ट करेगा। तो जनरली बेटा हमने अपनी इकोनॉमी को बेसिकली कौन सी इकोनॉमी में चलाना सही समझा, दैट इज ऑन मिक्स इकोनॉमी। और मिक्स इकोनॉमी में भी डोमिनेंस किसका था बेटा? पब्लिक सेक्टर का, एज वी फाइंड। तो ये सिचुएशन और ये अर्थव्यवस्था में इम्पोज लॉट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, और भारत सरकार ने बेटा इस अर्थव्यवस्था में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। इनमें से एक रेस्ट्रिक्शन थी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को लेके। भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेटा रेस्ट्रिक्टेड था। मतलब रेस्ट्रिक्टेड मतलब कि सरकार के आदेश के अनुसार ही आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। अब सुनना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेस्ट्रिक्शंस था। इसका मतलब जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा तो यू कांट फ्रीली ट्रेड, यानी कि यू कैन नॉट, यानी कि प्राइवेट सेक्टर या कोई भी पर्सन, यू कैन नॉट फ्रीली ट्रेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि वर्ल्ड के साथ आप फ्रीली ट्रेड नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है बहुत सारी। ओके सर, रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं, फिर क्या करा जाए? तो सर, इसका बेसिक इम्पैक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, ये जो अर्थ है, राइट, इसके अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज हैं जो हर पर्सन को अलग अलग तरीके से मिले हुए हैं। राइट, तो इंडिया के पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेस हैं, यूएस के पास कुछ रिसोर्सेस हैं। राइट, अलग अलग देशों के पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेस हैं जिनकी हमें नीड है। जिसमें से सबसे अगर बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं आपको, तो पहला तो है बेटा क्रूड ऑयल, ठीक है? और दूसरा अगर मैं बताऊं तो टेक्नोलॉजी। ये कुछ बेसिक एग्जांपल हैं जो ऑब्वियसली आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत। ये भारत पूरी तरह से बेटा वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे ही डिपेंड है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है बेटा जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डिपेंड करते हैं, और वो लोग हमसे डिपेंड करते हैं कुछ चीजों के ऊपर। बट आपने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, आपने क्या इम्पोज कर दिया? रेस्ट्रिक्शंस। और जैसे ही रेस्ट्रिक्शन बनी, तो आपकी अर्थव्यवस्था बन गई क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है बेटा ऐसी अर्थव्यवस्था जो फ्रीली ट्रेड नहीं कर सकती रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। और जब आप फ्रीली ट्रेड नहीं कर पाओगे, तो जो भी आपके देश में प्रोड्यूस होगा उसी पर आश्रित रहोगे आप लोग।
डिपेंड रहोगे, उन्हीं चीजों को परचेस करने की कोशिश करोगे। ठीक है, ठीक है सर। तो सर इसमें प्रॉब्लम क्या है बेटा? प्रॉब्लम ये है, वो आपने कहावत सुनी है, कुएं का मेंढक, राइट? उसको लगता है कि दुनिया इतनी है, राइट? तो वहां पर जनरली होता क्या जी, अगर आप वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं हो गए तो आपको पता ही नहीं चलेगा दुनिया में क्या चल रहा है, राइट? कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब क्वेश्चन ये आया सर, यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हम तो वर्ल्ड से अलग हो गए। जब हम वर्ल्ड से अलग हुए, राइट, फ्रीली ट्रेड नहीं कर सकते, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, तो जो उनके बेनिफिट्स हैं, जो वो लोग बेनिफिट्स एंजॉय कर रहे हैं बेटा, भाई हम तो वो यूज नहीं कर पाएंगे। और जो हम बेनिफिट यूज कर रहे हैं बेटा इस अर्थ के नेचुरल रिसोर्स को यूज करके, ये वो बेनिफिट यूज नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था। बिल्कुल सर। तो गवर्नमेंट ने इन 1991 ऑब्जर्व किया, गवर्नमेंट ऑब्जर्व इन 1991, यानी कि 1991 में इसको ऑब्जर्व किया गया कि यार ये तो भारत की अर्थव्यवस्था को क्लोज करने का मतलब ये है कि ना तो विदेश से पैसा भारत में इन्वेस्ट हो रहा है, ना कोई विदेशी पर्सन इंडिया में ट्रेड करने आ रहा है। जिससे क्या हो रहा है बेटा, हमें, हम उन टेक्नोलॉजी से और कुछ बेसिक रिसोर्सेज से वंचित हो गए हैं। मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पा रहा है हमारा। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है बेटा न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करना, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक प्रिमिटिव इन्वायरमेंट में ही रह लेंगे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि नहीं, अब भारत को विश्व के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया कि इंडिया, सॉरी, इंडिया अब किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए बेटा? मस्ट बी कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब भारत को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जोड़ने की बारी आ गई थी, क्योंकि बेटा ऐसे तो आप लोग काफी प्रिमिटिव हो जाते हैं ना, पिछड़े रह जाते हैं। तो जब हम भारत को वर्ल्ड के साथ जोड़ते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आप क्या कर रहे हो, फ्रीली ट्रेड को अलाउ कर रहे हो। क्या कर रहे हो बच्चे? फ्रीली ट्रेड को अलाउ कर रहे हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर रहे हो, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर रहे हो। इसका मतलब देर इज नो रेस्ट्रिक्शंस, आपने रास्ते ओपन कर दिए कि आप चाहे इंपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, भाई साहब आपको पूरी तरह से भारत सरकार की तरफ से क्या है बच्चे, फ्रीडम है। आप कीजिए, आपको किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन सरकार नहीं लगाएगी। इससे क्या होगा बेटा कि आपके यहाँ जो रिसोर्सेस हैं उसका बेनिफिट वर्ल्ड के, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को मिलेगा। और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास रिसोर्सेस हैं उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और जब आप कनेक्टिविटी में बिजनेस करेंगे बेटा, तो कहीं ना कहीं बेटा इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। आज आप देखते हो नेटवर्क यूज करते हैं हम लोग, पेट्रोल वगैरह यूज करते हैं, और भी बहुत सारी टेक्निक्स है जो इम्पोर्ट होके आती है। बहुत सारे गुड्स से इम्पोर्ट्स होके आते हैं, भारत से बहुत सारे गुड एक्सपोर्ट होके बाहर जाते हैं। यानी कि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपके पास मार्केट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, राइट? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब भारत को वर्ल्ड से कनेक्ट किया गया। इसी कॉन्सेप्ट को बच्चे हम ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग, ग्लोबलाइजेशन बट एक टूल है, एक तरीका है, एक पॉलिसी है, जिसने भारत को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ा, राइट? इससे कुछ बेनिफिट्स हैं, डेफिनेटली बेटा कुछ तो नुकसान होंगे, राइट? वो टॉलरेबल लिमिट होती है जिसको हमें नुकसान झेलना पड़ता है। बट मेजोरिटी ऑफ थिंग देखी जाए तो ग्लोबलाइजेशन से बेटा बहुत सारे बेनिफिट्स हुए, राइट? वर्ल्ड लेवल में बिजनेस हमारा स्प्रेड आउट हुआ, राइट, जिसमें बिजनेसमैन को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, राइट, वर्ल्ड से नई नई टेक्निक्स अडॉप्ट करने का मौका मिला, जिस टेक्निक के जरिए वो अपने बिजनेस को क्या कर सकता था बेटा, एक्सप्लोर कर सकता था, बढ़ा सकता था, एक्सपेंड कर सकता था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और सर ग्लोबलाइजेशन के आते ही जो भारत की अर्थव्यवस्था क्लोज अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती थी, वो बन गई बेटा दैट इज ओपन इकोनॉमी। यानी कि हमारे इकोनॉमी के दरवाजे खोल दिए गए विश्व के लिए, राइट? कि आप जाइए वर्ल्ड में कहीं पर भी ट्रेड कीजिए, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन गोइंग। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया हो। क्लियर हुआ बेटा? बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया ग्लोबलाइजेशन क्या है? इसको नोट कर लेना भाई साहब, पहले इसको नोट करना। और जो यूट्यूब से देख रहे हो नलाइको, प्लीज नोट जरूर करना इसको। बिना नोट करे बेटा फायदा कुछ नहीं है, देर इज नथिंग। तो पहले पॉज करिए, इसको नोट कीजिए, और फिर इसको पॉज करके इसको नोट कीजिएगा, ठीक है भाई? इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। चलो भैया नोट करो फटाफट से। देखो जी, मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है, मीन्स, कौन सा आपने पढ़ लिया है, जरा थ्योरी लिख लीजिए।
integrating the economy of a country with the economies of other countries under the condition of free flow of trade and capital across border. कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स aim at integrating the Indian economy with the global economy. With the global economy. As a result, there will be unrestricted flow of goods and services goods, services, technology, and expertise between India and rest of the world. ठीक है जी, तो दिस इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. चलिए पहले इसको नोट कीजिए बेटा, देन इसकी मीनिंग को समझते हैं. ठीक है, नोट करो इसको. देखो जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा बेटा, तो वैसा ही मीनिंग है यहाँ पे. आई आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. तो थ्योरी इज नथिंग, थ्योरी बहुत आसान होती है बेटा, ये आपको समझ में आ जाएगी इजीली. देखिए क्या लिखा हुआ है. मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, तो कहता है मीन्स इंटीग्रेटिंग, का मतलब होता है जोड़ना. इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्री. यानी कि किसी भी देश के इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, जब आप दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं, राइट, और उसमें एक कंडीशन होती है. कंडीशन क्या होती है बेटा? पहला, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड. ट्रेड क्या होगा बेटा? फ्री फ्लो होगा, मतलब देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस इन ट्रेड. ट्रेड के ऊपर किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा. और जो कैपिटल है, यानी कि मशीनरीज वगैरह है बेटा, वो भी फ्रीली अक्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर हो सकती है. यानी कि सर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? अपने देश की, यानी किसी भी देश की इकोनॉमी को दूसरे देशों के इकोनॉमी के साथ जोड़ना, इंटीग्रेट करना विद अ कंडीशन. कंडीशन क्या बेटा? कि जो भी ट्रेड्स होंगे बेटा वो फ्री फ्लो होंगे, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस, राइट. एंड जो कैपिटल है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरीज है, वो भी क्रॉस बॉर्डर आसानी से फ्रीली ट्रेड हो सकती है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी. ठीक है, तो यही मतलब है बेटा ग्लोबलाइजेशन का, कि ट्रेड आपको सिर्फ जोड़ना नहीं है, राइट, फ्रीली ट्रेड होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए वहां पे. ये इसकी बेसिक कंडीशन है. ठीक है, फिर कहता है सर इकोनॉमिक रिफॉर्म का एम है इंटीग्रेटिंग इंडियन इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी.
यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म जब आया 1991 में, तो वहां पर एक एम सेट किया गया था कि भैया इंटीग्रेट करना भारत की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, राइट, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसके साथ हमारी अर्थव्यवस्था को इंटीग्रेट करना, जोड़ना, क्या था बेटा, हमारा एक एम था, एक ऑब्जेक्टिव था, एक प्रियम्बल था, ठीक है जी। तो कहते हैं इसका रिजल्ट हुआ, देर इज अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो, यानी कि अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब देर इज नो रेस्ट्रिक्शंस, राइट, फ्लो ऑफ गुड्स, आसानी से फ्लो कर सकते हैं बेटा, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज में बोलूँ तो ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल यानी कि अगर कोई पर्सन स्किल्ड पर्सन है तो वो भी बेटा क्या हो सकता है बेटा, इंडिया से बाहर जाके काम कर सकता है, और कोई पर्सन जो बाहर से इंडिया आना चाहता है तो वो इंडिया आ सकता है। देर इज नो रेस्ट्रिक्शंस, राइट, इन बिटवीन, ये जो लिखा है बेटा ये बिटवीन है, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझे? हाँ जी बेटा बोलो, समझ आया आपके? दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या आपको क्लियर हो गया? श्योर? ओके। तो ये तो हुआ ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। अब सर पॉइंट ये आता है, सिर्फ पॉलिसी नहीं, पॉलिसीज को बना देना ही सफिशिएंट नहीं है, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना भी एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है गवर्नमेंट के लिए। आपने तो बोल दिया कि आज से हम फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, बट क्या इस चीज को आपको प्रमोट भी करना पड़ेगा? हाँ जी। गवर्नमेंट ने अगर बोला कि आप आज से ग्लोबलाइज, हमारी इकोनॉमी ग्लोबलाइज होगी, तो क्या अगले दिन से ग्लोबलाइज हो जाएगी क्या? नो सर। तो उसके संदर्भ में आपको बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे प्रमोशनल स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वही प्रमोशनल स्ट्रेटजीज को बताएगा जो सरकार ने अडॉप्ट किए फॉर द प्रमोशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो फटाफट से हेडिंग डालेंगे आप फटाफट से। कहते हैं पॉलिसी स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, पॉलिसी स्ट्रेटजी प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। तो भारत की अर्थव्यवस्था में ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट किया। तो पहले उन पॉलिसीज पर, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें मैं डिस्कस कराऊंगा शायद आपके पल्ले ना पड़े, राइट, इसलिए बिल्कुल ध्यान से कंसेप्चुअली सुनना। अच्छा, अगर आपने रिकॉर्डिंग लेक्चर में ना बीओपी में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ट्रांजैक्शन पढ़ लिया है, राइट, तो आपको ये टॉपिक समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कोशिश करें, जिन बच्चों ने बीओपी की रिकॉर्डिंग देखी है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखा हुआ है तो पहले मेरे से लेक्चर मांग लेना उस बीओपी का, राइट, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है बेटा ये, राइट, उसको एक बार ना करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको क्लियर हो गया ना तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। हालांकि मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको मैं समझा सकूं, बट एक थोड़ा सा लेवल इसका बड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा जो यूज करने पड़ते हैं समझाने के लिए, तो उतना हमारे पास समय की कमी भी रहती है, तो हम उससे डिटेल में वीडियोस नहीं बना सकते, राइट। तो दैट इज द पॉइंट कि अगर आपने बीओपी लेक्चर देखा चाहिए, यहाँ पर किस किसने बीओपी लेक्चर देखा हुआ है बेटा? हाँ जी, कोई है यहाँ पर जिसने बीओपी का लेक्चर देखा हुआ है? ठीक है। ओके। हाँ जी। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलो फिलहाल ये लिखिए, फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट पॉलिसी strategies that have influenced the process of globalization of the Indian
इकोनॉमी। अब ये पॉलिसीज क्या हैं, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। तो सबसे पहली पॉलिसी है बेटा हमारे पास, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है बेटा हमारे पास, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी थर्ड वी आर हैविंग। बड़े जो पहला दूसरा कॉन्सेप्ट है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। फिफ्थ स्ट्रेटेजी है, सॉरी फोर्थ स्ट्रेटेजी है हमारे पास, रिडक्शन इन टैरिफ्स। एंड फिफ्थ वी आर हैविंग withdrawal of quantitative restrictions। ठीक है। तो दीज आर फाइव दैट इज टूल्स या यू कैन से पॉलिसीज जिनसे हमने इन दैट इज ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया। ठीक है। तो कहता है फॉलोइंग आर सम, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है बेटा, पॉलिसी स्ट्रेटेजीज दैट हैव इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए विल यूज दीज फोर पॉलिसीज स्ट्रेटेजीज। जिसमें सबसे पहला था बेटा इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विल डिस्कस इट, राइट। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, अगेन ये जो पहले दो पॉइंट है ना बेटा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि काफी कॉन्सेप्चुअल है बेटा ये। ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी इजी, आपने पहले भी पढ़ा हुआ बेटा ये लिबरलाइजेशन वाले पॉलिसी में। रिडक्शन इन टैरिफ्स, राइट, एंड द विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, राइट। तो दीज फाइव पॉइंट्स विल हैव टू डिस्कस। तो जरा फटाफट से इसको नोट करेंगे बेटा, फिर हम वन बाय वन इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। माइट भी बेटा आज की क्लास में मैं ये वाला पॉइंट आपको करा सकूं, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट शायद मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में जैसे ही ये टॉपिक फिनिश अप हुआ तो ये आपका चैप्टर भी फिनिश अप हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसको फटाफट से नोट करें प्लीज। चलिए, तो जैसे कि आपने देखा कि सर कुछ पॉलिसी स्ट्रेटेजीज हैं जिनसे हमने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया ना, और जरा ध्यान से सुनना बेटा। हालांकि देखो ये इतने डिटेल में आपके सिलेबस में तो नहीं देगा, बट आपको समझना है अच्छे से प्रॉपर तरीके से। तो आपको इसका प्रॉपर कंसेप्ट समझना पड़ेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है बेटा इस टॉपिक को समझने का। ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हमारा लिखा हुआ है, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चे। तो ये पॉइंट हमें समझना, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रीजन क्यों बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं बेटा जो एक पल को कॉमर्स वाले बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, बट देर इज अ प्रॉब्लम फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो आर्ट्स में भी है, राइट। तो इसलिए मैं आपको कोशिश करूंगा इसको समझाने की, तो बिल्कुल ध्यान से टेंशन, क्योंकि बेटा देखो अगर आप बुक में देखोगे तो थ्योरी तो कुछ भी नहीं दी हुई है, राइट। उन्होंने सीधे से लिख दिया कि भैया सरकार ने इक्विटी लिमिट को बढ़ा दिया। इक्विटी लिमिट को बढ़ा दिया, इनिशियली वो कम होती थी 40% तक होती थी, उसको 50% 100% तक कर दिया, इन्वेस्टमेंट भारत में फ्लो हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी लिमिट, राइट। इसके लिए आपको प्रॉपर एक लॉ समझना पड़ेगा, एक सिचुएशन समझनी पड़ेगी कि क्या सिचुएशन है। देखिए जरा ध्यान से सुनना कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो, बिफोर डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि कंपनी, जो कंपनीज होती है बेटा, राइट, वो इक्विटी शेयर्स इशू करती हैं। जैसे मान लो एक कंपनी है, ये मैंने आपको शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पहले भी समझाया बेटा, शेयर कैपिटल बेसिकली क्या होती है, बजट वाले चैप्टर में। और इसी चैप्टर में बेटा जब मैं आपको डिसइन्वेस्टमेंट समझा रहा था तो भी शायद मैंने आपको शेयर कैपिटल का मतलब समझाया था, राइट। अगर जिसको क्लैरिटी नहीं हुई है, अगेन लेक्चर अवेलेबल है, जाके देख लेना उसको। ठीक है। तो कंपनी क्या करती है बच्चे, कंपनी की एक शेयर कैपिटल होती है,
ध्यान से सुनना प्लीज। शेयर कैपिटल मतलब जी भाई साहब, सॉरी रुपीज में नहीं, कैपिटल है हमारी ये, और इसको हम लिमिट दे देते हैं 1 लाख। यानी कि कंपनी की जो कैपिटल है वो 1 लाख की है, और इस शेयर कैपिटल को वो इशू करके, राइट, इशू करके, इशू टू पब्लिक एंड रेज द फंड्स, और वो फंड्स क्या कर सकते हैं बच्चे, रेज कर सकते हैं। यानी कि सर कंपनी जो है अगर वो पैसा लेना चाहती है, राइट, कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसे तो चाहिए, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट इशू करती है जिसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, राइट। वो शेयर्स इशू करती है बेटा, राइट। शेयर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, और यहाँ पर जनरली हम इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे। लेट अस अज्यूम ये पूरा शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर का पोर्शन है, ठीक है। यहाँ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेफरेंस शेयर। ध्यान सुनना, इक्विटी शेयर्स क्या होता है बेटा, जिसमें जनरली आप अगर शेयर परचेस करते हो किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स, तो आप उस कंपनी में ओनरशिप परचेस कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है। अगेन बेटा डिटेल प्लीज देख लीजिएगा वीडियो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सर शेयर कैपिटल हमारी कितने की है, 1 लाख की, और इस 1 लाख शेयर कैपिटल को इशू करके मैं पैसा रेज कर सकता हूँ, और मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, एट द रेट 10 रुपए। यानी कि इसका मतलब हुआ कि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए के बराबर है, राइट। तो अगर मैं 1 लाख शेयर इशू करूंगा, तो 10 10 इंटू 1 लाख कर दीजिएगा, 10 लाख रुपीज हो जाएगा मेरे ख्याल से, राइट। तो 10 लाख रुपए आप मार्केट से रेज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इंडिया में है कंपनी, कहाँ है बेटा, इंडिया में। मान लो ना, मान लेते हैं सर भारत में इस कंपनी पे कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। लेट अस अज्यूम कि पैसे की कमी है या वट एवर, जो भी सिचुएशन है, समझ नहीं आ रहा, जो भी प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। यानी कि भारत में कोई पर्सन इस कंपनी पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, और गवर्नमेंट ने इससे पहले रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी बेटा, कि विदेश का कोई भी पर्सन भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, करेगा तो रिपेट्रेबल बेसिस पे नहीं कर सकता, नॉन रिपेट्रेबल बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करेगा। बिल्कुल ध्यान सुनेंगे। अब मान लो कोई फॉरेनर है, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बेटा कुछ ऐसी कंट्रीज है जिनके पास पैसों की तो कमी है नहीं, जैसे कि कुछ एग्जांपल अगर मैं दूं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, एक्सेट्रा, बहुत बहुत सारे देश है बेटा जो डेवलप इकोनॉमीज है, और इनके पास लॉट्स ऑफ पैसा है बेटा, फॉरेन करेंसी भी है, यानी कि यू कैन से लॉट्स ऑफ मनी। अब मान लो ये भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बेटा, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं भारत में। और जब कोई भी विदेशी व्यक्ति बेटा भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इसी को हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहेंगे कंसंट्रेशन से। अब सर अगर मैं पहले की बात करूं, पहले यानी कि 1991 से, यहाँ पर मैं दो सिचुएशन लिखूंगा, बिफोर 1991 और आफ्टर 1991। अब बेटा समझ आ रहा है, 1991 लिखा हुआ है। रुक जाओ यार, एक तो ये पता नहीं कभी कभी इसमें ना प्रॉब्लम होने लगती है, प्रॉपर काम नहीं करता ना, लाइक ज्यादा लोड लेने लग जाता है। 1991, ठीक है, बिल्कुल ध्यान सुनिए कंसंट्रेशन से। सर बिफोर 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती थी भैया देखो, विदेश का पैसा इंडिया में आ सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम लगाएंगे रेस्ट्रिक्शंस। हम क्या लगाएंगे, रेस्ट्रिक्शंस, कि आप इंडिया में ना पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्री नहीं हो। सर इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था बेटा, ध्यान सुनना, ये कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, 1 लाख। कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है बेटा, 1 लाख। तो इसमें ना इन्वेस्टमेंट अगर करोगे, अगर कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो, तो गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी थी। गवर्नमेंट ने क्या बोला, लिमिट, लेट अस अज्यूम 40% या उससे कम। यानी कि आप अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो 40% खरीद लीजिए, या उससे कम, इससे ज्यादा आप नहीं खरीद सकते। यानी कि अपर कैप लगा दी, ये जो 40% की लिमिट है बेटा, ये अपर कैप है, दैट इज अ मैक्सिमम लिमिट, कि अगर कोई भी विदेशी पर्सन इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो 40% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, अपर कैप। तो क्या बेटा आपने इन्वेस्टमेंट रोक दी। यानी कि अगर मैक्सिमम इंडियन कंपनी फॉरेन से कैपिटल रेज करना चाहती है 1991 से पहले, तो वो कितना करेगी बेटा, यानी कि 1 लाख का 40% 40,000 शेयर इशू कर सकती है, 40,000 मतलब 4 लाख ही फॉरेन से फंड ले सकती है, उससे ज्यादा ले ही नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं दिस इज द प्रॉब्लम। और ये फंड्स भी आता था, और इसमें इसमें भी एक और लिमिट लगा दी, प्लस एक तो ये लगा दी कि 40% से ऊपर फंड आ ही नहीं सकता। 40 में मैक्सिमम बता रहा हूँ बेटा, इससे कम भी होती थी, किसी किसी में अलाउड ही नहीं था, बिल्कुल नॉट अलाउड, कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते हो। जहां कर सकते हो वहां पर 30%, 15%, 10%, इससे ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते हो, राइट। और प्लस इसमें बोल दे कि इन्वेस्टमेंट करोगे नॉन
रिपेट्रिएबल बेसिस पे, जो इन्वेस्टमेंट करोगे नॉन रिपेट्रेबल बेसिस पे। ना क्वेश्चन आता है सर, ये जो नॉन रिपेट्रेबल बेसिस की इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत में आपने पैसा इन्वेस्ट करा, ध्यान सुनना, भारत में आपने पैसा इन्वेस्ट करा, ठीक है, कर दिया, ओके। अब जो आपको प्रॉफिट्स होंगे, जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे उस इन्वेस्टमेंट पे, उस रिटर्न्स को आप अपने देश लेकर नहीं जा सकते। यानी कि उस रिटर्न को आप इंडिया में ही यूज करोगे, उसको आप बाहर लेके नहीं जा सकते। दिस इज द नॉन रिपेट्रेबल बेसिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हाँ, जो आप पैसा, जैसे इस एग्जांपल में बोलो तो 40 लाख रुपए आपने भारत में इन्वेस्ट करे, इससे ज्यादा आप कर ही नहीं सकते हो। और 40 लाख रुपए, सॉरी 4 लाख रुपए आप अपने देश लेकर जा सकते हो, 4 लाख लेके जाओ जो आप भारत में लेकर आए थे। बट उन 4 लाख से अगर आपने 1 लाख रुपए कमा लिया, तो उस 1 लाख रुपए का आप अपने देश लेकर नहीं जा सकते, आपको भारत में ही उसको खर्च करना पड़ेगा। ये पॉलिसी थी बेटा 1991 से पहले। तो मुझे लॉजिकली बताओ बेटा, क्या कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट करेगा? और आपको पता है, अगर बिजनेस बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो आपको पैसा चाहिए। अगर फॉरेन कैपिटल में पैसा है तो वो तो और अच्छी बात होती है बेटा, क्योंकि फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। जिसके पास आरबीआई के पास रिजर्व्स पड़ेंगे, आपको वर्ल्ड बैंक से रिजर्व्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक समझ आया? हाँ जी बच्चे, ये क्लियर हुआ तुम्हारे थोड़ा बहुत? ठीक है, अब आगे देखो। तो सर ये मैंने आपको 1991 से पहले की सिचुएशन बताई, ठीक है, कि 1991 से पहले क्या स्थिति थी। प्रथम समझ नहीं आया क्या? ओके ठीक है। अब सर ये तो थी, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि भैया एक लिमिट तक ही आप भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकोगे। उस लिमिट को, राइट, हम एक मैक्सिमम लिमिट रखेंगे कि आप इससे ज्यादा भारत में इन्वेस्टमेंट ना कर सको। और इसका कारण था बेटा, मैंने आपसे बोला था ना, इक्विटी शेयर्स में ओनरशिप आ जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि आप 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लो, और 50% ज्यादा शेयर्स खरीदोगे तो डेफिनेटली आप उस कंपनी को कंट्रोल करने लगोगे। तो भारत सरकार नहीं चाहती थी कि कोई भी विदेशी कंपनी बेटा इंडियन कंपनी को क्या करे बेटा, कंट्रोल करे। ठीक है ना, जिसका रिजल्ट हम भुगत चुके थे बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको याद ही होगी। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी। बट 1991 जब ग्लोबलाइजेशन आया, तो गवर्नमेंट ने कहा भैया ये जो इक्विटी लिमिट है ना, इक्विटी लिमिट का मतलब आई होप सब समझ गए होंगे कि जो इक्विटी लिमिट है ये लिमिटेड हो गया। ये जो इक्विटी लिमिट है, यानी कि जो शेयर कैपिटल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, दिस इक्विटी लिमिट, इस इक्विटी लिमिट लिमिट को गवर्नमेंट ने कहा भैया इसको इंक्रीज करो। और इसको इंक्रीज करो 51% से लेकर 100% तक करो इसको। यानी कि कुछ सेक्टर में 50% रखो, कुछ में 51 रखो। मतलब इस लिमिट को आप 40% से क्या कर दो बेटा, बढ़ा के 51% से 100% तक करो। यानी कि कुछ कुछ सेक्टर में तो 100% अलाउ कर दो। तो मतलब 100% अलाउ करने का मतलब ये हो, जैसे मान लो 51% अलाउ किया, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप 51,000 शेयर्स परचेज कर सकते हो उस कंपनी में, कैन परचेज। ठीक है, और अगर 100% कर दिया तो पूरे 1 लाख शेयर आप परचेज कर सकते हो इस कंपनी में, कैन बाई। ठीक है, और बेटा मैं आपको बताऊं, इसमें एडीआर जीडीआर का कुछ कॉन्सेप्ट आता है, बट वो मैं आपको भी समझा नहीं सकता। बट आप सिंपली समझ लेना कि भैया अगर 100% एफडीआई अलाउड है, यानी कि इक्विटी लिमिट को क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया। इसका मतलब बेटा भारत में क्या भारत सरकार चाहती थी कि अब विदेशी इन्वेस्टमेंट आए, विदेशी निवेश आए, बाहर से पैसा आए, जिससे हम डेवलप करेंगे। प्लस इन्होंने इन्वेस्टमेंट को बोल दिया जी अब आप करोगे रिपेट्रिएबल बेसिस इन्वेस्टमेंट। क्या करोगे बेटा, रीपेट्रेबल बेसिस इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर आपने भारत में इन्वेस्टमेंट करा है, तो उससे जो भी आपको प्रॉफिट्स होंगे, उस प्रॉफिट्स को आप अपने देश लेकर जा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भारत सरकार को। ठीक है, आप भारत में कमाइए और अपनी इनकम को लेके जाए, बट भारत में इन्वेस्टमेंट करो। तो क्या इससे भारत में पैसा आएगा बच्चे? जब भारत में पैसा आएगा तो हमारे बिजनेस डेवलप होंगे, जब बिजनेस डेवलप होंगे इकोनॉमी डेवलप होगी, इकोनॉमी डेवलप होगी तो डेफिनेटली बेटा देश हमारा काफी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अचीव करेगा। ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या किया, देखो अब सुनना, जब इक्विटी लिमिट बढ़ा दी तो क्या विदेशी लोग भारत में आएंगे, और ये रीपेट्रेबल बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो विदेशी लोग भारत में आएंगे। जब भारत में विदेशी लोग आएंगे तो मतलब क्या ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हो रहा है बेटा, क्या आपकी इकोनॉमी इंटीग्रेट हो रही है, जुड़ रही है इकोनॉमी। यस, तो इसलिए बेटा हमने इक्विटी लिमिट को यहाँ पर बढ़ा दिया था। जिस लिमिट को रेस्ट्रिक्ट किया गया था, रोक दिया गया था कि इस लिमिट से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी बेटा, तो भारत सरकार ने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए बेटा उस रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। कॉन्सेप्ट समझ आया आपके? बोलो नलायको, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एवरीवन, एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट, एवरीवन, कोई डाउट प्लीज आस्क मी।
एनी डाउट प्लीज आस्क मी, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है प्लीज पूछें। बेटा शेयर्स मैंने बताया तो था आपको, कंपनी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने बोला कि गरिमा मुझे पैसे चाहिए, आपने कहा ठीक है सर दे दूंगे, बट वापस कैसे दोगे आप? मैंने कहा देखो, मैं आपको अपनी कंपनी का ना एक पर्ची दे रहा हूँ, राइट, एक सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, ये सर्टिफिकेट आप रख लो। और इस सर्टिफिकेट में मैं लिख देता हूँ कि आपने हमारी कंपनी में इतना इन्वेस्टमेंट किया है, और इतने इन्वेस्टमेंट करने की वजह से आपको मेरी कंपनी की इतने हिस्सेदारी में दे देता हूँ, राइट। तो वो जो हिस्सेदारी मैंने आपको दे दी और आपने मुझे उसके बदले पैसा दे दिया, तो जो हिस्सेदारी मैंने आपको दी है बेटा, दिस इज द शेयर्स। गॉट इट? भाई और किसी को डाउट? बोल लो नलायको। ठीक है, इसको नोट कीजिए फटाफट से। अच्छा सुनो, ये मैं आपको सिर्फ आज कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, इसकी थ्योरी नहीं लिखवा रहा। इसकी थ्योरी मैं नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा। रीजन, मैं चाहता हूँ इसको एक बार और आप पढ़ो। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, इस वीडियो को एक और बार देखो, अच्छे से समझो। जब मैं इसकी थ्योरी समझाऊं तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी रहे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतनी ही रखूंगा बेटा, इसको मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि आपको ये समझाना बहुत जरूरी है। रट्टा मार के कोई फायदा नहीं है बेटा। मैं चाहता हूँ आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझो, तो इसको आप नोट कर लो। राइट, आज के लिए मैं इतना ही करूंगा बेटा, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसको नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप सो कि आपको सारी चीजें समझ में आई हो। एंड अगर आपको चीजें समझ आई हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाता रहूंगा, तो प्लीज कीप सपोर्टिंग, और इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आप दूसरों की भी मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।